अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सब्जियों की स्वस्थ बिचड़ा हेतु नर्सरी तैयारी पर जानकारी। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसका खेती में लाभ। गर्मा मौसम में ऐसी बहुत सी सब्जियों की खेती की जाती है जिनकी सीधी बुवाई न करके उनके बिचड़ों को खेत में रोपा जाता है और इनके लिए किसान अभी इनके बिचड़े को तैयार करने में जुटे होंगे। तो यदि आप भी इन सब्जियों का बिचड़ा डालने जा रहे हैं तो किन किन बिंदुओं का खास ख्याल आपको रखना है, आइए जानते हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर फूलचंद से। किसान भाइयों, अभी गर्मा मौसम में जो आप लोग सब्जी की खेती करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम नर्सरी के लिए खेत का चुनाव करते हैं। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ भी नर्सरी आप लगाने जा रहे हैं वह खेत जो है ऊंचा हो, उसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बात आती है पौधशाला की मिट्टी एवं उसकी तैयारी की। तो किसान भाइयों, पौधशाला के लिए जगह खुली हो एवं नर्सरी के लिए भुरभुरी एवं नम मिट्टी अंकुरण के लिए अच्छी मानी जाती है। पौधशाला की क्यारियों की चौड़ाई 120 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यारियों को ऊंचा रखना चाहिए ताकि जल जमाव ना हो। बुआई के पूर्व पौधशाला मिट्टी को फॉर्मेल्डिहाइड के घोल से जीवाणु रहित अवश्य कर लें। जमीन को उपचार करने के लिए आप थायरम, कैप्टान, बेवस्टीन, कोई भी आप फफूंदनाशक दवा को ले लें और उसे जब जमीन की अंतिम तैयारी जो बेड बना रहे हैं नर्सरी के लिए, जब उसकी अंतिम तैयारी कर लें उसके पहले आप जो है यह दवा जो है लगभग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर करके आप जमीन की छिड़काव कर करके फिर मिला दें, या आप जो है लगभग 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पाउडर फॉर्म में जो आता है उसे आप डायरेक्ट जो है बिचड़े में जो नर्सरी है, बेड है, उसमें मिला सकते हैं। तीसरी बात ध्यान देने की है, इन्हीं दवा से, जिस दवा से आप जमीन को उपचार कर रहे हैं फफूंद मारने के लिए, कवक मारने के लिए, उन्हीं दवा से, जैसे हमने थीरम, कैप्टान या बेवस्टीन हमने आपको बताया, तो या साफ भी यूज कर सकते हैं। साफ में मैंकोजेब, कार्बनडाजिम दोनों होते हैं। 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर लें और तब उसकी आप जो है बुआई कर दें, तो निश्चित रूप से या आप जमीन को उपचार कर लिए हैं और इधर बीज को उपचार कर लिए हैं, तो दोनों तरफ से आपका बीज जो है किसी भी
कीड़े मकोड़े या कवक से बच जाएगा। अब बात आती है बीज की बुआई की। तो किसान भाइयों, बीज को कतारों में ही बोएं, जिससे निराई गुड़ाई में भी आसानी रहती है। बड़ी क्यारी की जगह छोटी क्यारियां बनाना अधिक सुविधाजनक होता है। बहुत छोटे छोटे बीजों को बालू में मिलाकर बोना चाहिए। बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से हल्का ढक दें। क्यारियों को नम रखने के लिए हल्की सिंचाई फुहारे से करें। साथ ही बीजों को पुआल अथवा चारे से ढक दें। इससे नमी का संरक्षण होता है और अंकुरण भी जल्दी होता है। और यदि ऐसा करने के बावजूद भी आपका बिचड़ा जम गया है, बहुत अच्छा जमाव है, लेकिन आप देखें कहीं बीच बीच में बिचड़े जो है गिर रहे हैं, गल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए भी बहुत खर्च की जरूरत नहीं है। जो दवा हमने बताया बेवेस्टीन का आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना करके, या साफ जो हमने बताया साफ का भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और जमीन की सतही छिड़काव करते हैं, जिसे हम सॉइल ड्रेंचिंग कहते हैं। या जमीन का सतही छिड़काव कर लेते हैं तो जो पौध आद्रग्रहण बीमारी नर्सरी में लगती है, जो कि मुख्य बीमारी है और बहुत ही घातक बीमारी है, और यह बीमारी यदि किसान थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो जितना एरिया के लिए हम बिचड़ा गिरा रहे हैं उतने एरिया के लिए बिचड़ा नहीं हो सकता है। उसमें बीमारी लग जाने का जो है बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं। अब बात आती है इसके प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, बीजों के कोमल अंकुरों को तेज धूप से बचाने के लिए उन्हें सूखी घास फूस या सूखी पत्तियों से ढक दें। पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर के होने पर अधिक छाया या अधिक पानी देने से मुलायम एवं पीले हो जाते हैं, जिससे रोगों एवं कीटों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः जल निकास का उत्तम प्रबंध करें। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा दें। रोग एवं कीटों का उचित प्रबंधन करें। रोपने के 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई कम कर दें, जिससे पौधों में कुछ कठोरपन आ जाता है और वे प्रतिरोपण के झटके को सहन कर लेते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसल में रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे उन्हें फसल से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरता पर भी पड़ रहा है। परंतु ऐसे में किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके फसल से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाएं, इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PC चौधरी। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा बनाई हुई खाद है। केंचुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे केंचुए हैं जो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर 6.5 फीट यानी 2 मीटर तक ज़मीन में जा सकते हैं। 90% वो मिट्टी खाते हैं और 10% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। दूसरे प्रकार के जो केंचुए वो सतह पर चलते हैं, वो 90% ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं और 10% मिट्टी को खाते हैं। अगर संसार भर में देखें तो इन केंचुओं की 3627 जातों का पता है। हिंदुस्तान में 827 जातें मौजूद है। उसमें से 8 ऐसी जातें हैं जो खाद बनाने का काम कर रही है। 8 में से हमारे यहाँ के लिए 2 बेहतरीन हैं। एक है आइसोना फीटिडा और दूसरी है यूडिलस यूजिनी। ये दोनों ही प्रकार के केंचुए 60 से 65 दिन में खाद बनाते हैं और खाद की जो ताकत होती है वो देसी खाद के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है इन सेंस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से लगाएं केंचुआ खाद की यूनिट, आइए जानते हैं। अब इसको बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। 2 चीज़ें, पहली तो इसको चाहिए छाया। छाया के लिए आप केलूपोस बना सकते हैं, आप टीन सेट लगा सकते हैं, आप उसको पक्का बना सकते हैं, छप्पर बना सकते हैं। दूसरा, एक क्यारी के लिए 40 लीटर पानी रोज चाहिए। बनाने के लिए आप इसको पक्का बना सकते हैं, ईंट का बना सकते हैं, कच्चा बना सकते हैं। जैसे संसाधन आपके पास उपलब्ध, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए आप इसको पक्का भी कर सकते हैं,
ईंटों का भी बना सकते हैं, कच्चा भी बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट, चौड़ाई 3 फीट और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट। लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये केंचुए ऊपर नीचे जो होते हैं वो 1.5 फीट तक हो सकते हैं, इनकी मैक्सिमम लिमिट है। इसलिए ऊंचाई 1.5 फीट ही आपको रखनी है, लंबाई चौड़ाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब भरने के लिए आपकी क्यारी तैयार है। आप सबसे पहले 3 इंच के बराबर मोटा कचरा जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, ज्वार बाजरे की कड़वी का, वो आप डाल सकते हैं और उसको पानी से गीला कर दें। उसके बाद 3 इंच गोबर, 10-15 दिन पुराना गोबर डाल के, पानी डाल के उसको ठंडा करना। ठंडा करने के बाद उसके अंदर केंचुए छोड़ने हैं। 1 स्क्वायर मीटर के लिए 500 यानी आधा किलो, ये पूरा 6 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए 3 किलो यानी 3000 केंचुए की जरूरत पड़ेगी खाद बनाने के लिए। आप एक परात में लीजिए, ब्रॉडकास्ट कर दीजिए पूरी में, जैसे बीज छिड़काव करते हैं। उसके बाद ऊपर का जो 1 फीट का आपका हिस्सा बचा, उसमें 2 हिस्सा कचरा और 1 हिस्सा गोबर को बाहर ठंडा करके कचरे में मिक्स करें और इसमें भर दें। फिर दिन में हमेशा एक बार इसमें पानी आप देते रहें। 3-4 दिन बाद आपकी इस क्यारी में ऐसे लकड़ी डाल के देखें, अगर लकड़ी आराम से जा रही है, इसका मतलब आपके केंचुए बराबर काम कर रहे हैं। लकड़ी जाने में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपके खाद जम गया है, तो आप पंजा लेके आप उसको ढीला कर दें। अगर आप ढीला नहीं करेंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट खाद कभी भी बनेगा नहीं। आप ढीला कीजिए, पानी दीजिए, 2 महीने बाद देखेंगे ऊपर चाय की पत्ती जैसा हो गया, इसका मतलब आपका खाद बन के तैयार है। उसमें आप इसमें जो ही पानी देना बंद करेंगे, ऊपर की परत सूखेगी, केंचुए नीचे नमी में मूवमेंट कर जाएंगे। तो 3 इंच को आप हटाइए, फिर 3 इंच को हटाइए, फिर 3 इंच, यानी 1.25 फीट तक आप हटा सकते हैं। 3 इंच को आपको नहीं हटाना है, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर ये केंचुए 6 से 8 गुना बढ़ते हैं। अगर आपका पानी मीठा है तो, पानी आपका खारा या मोटा है तो 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। आपके पास इतना मेटेरियल तैयार हो गया कि इस एक क्यारी से आप 4 क्यारी बना सकते हैं। और जो कचरा है आपके पास उपलब्ध है, उस कचरे से कंचन बनाकर आपकी खेती की जो लागत बढ़ रही है उसको कम कर सकते हैं, ज़मीन की जो ताकत कम हो रही है उसको आप बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देशी खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों, सब्जियों एवं फल वृक्षों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है और इसके उपयोग से दीमक इत्यादि कीटों का प्रकोप भी नहीं होता है। किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग चाहे फसलों में करें, सब्जियों में करें, फलों में करें। अगर फसलों में करना है तो 1 बीघे के अंदर 1 क्विंटल, और सब्जियों में करना है तो 2 क्विंटल प्रति बीघा प्रति फसल के लिए, और 3 साल के लिए करना है तो गोबर का तीसरा हिस्सा आप डाल सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई नींबू के बाग लगाए हुए हैं और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से नींबू के पौधों व फलों पर कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। जिनकी समय से रोकथाम नहीं की गई तो ये कीट रोग काफी नुकसान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन कीट व रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं बामेती जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडे। नींबू में प्रमुख कीट एवं रोग का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो उनका फसल रोग एवं कीट से सुरक्षित रहेगा। नींबू में नींबू की तितली लगती है, लेमन बटरफ्लाई। यह छोटी उदर वाली बड़ी तितली होती है। इसके पंख पीले धब्बे युक्त सुनहले होते हैं। मादा कीट मुलायम पत्तियों पर अंडे देती हैं। शिशु कीट पत्तियों को खाकर पत्ता विहीन कर देती हैं। इसके प्रबंधन हेतु इनके अंड समूह तथा पिल्लुओं को हाथ से चूनकर शुरुआत में ही नष्ट कर दें। इसके अलावा मालाथियन 50% इसी का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा नींबू के बाग में सिट्रस सिल्ला कीट का प्रकोप होता है। ये कीट छोटे छोटे आकार के होते हैं तथा पत्तियों के निचले भाग पर रहते हैं
और पुष्प कलिका के अगल बगल अंडे देते हैं। ये कीट पौधों की नई पत्तियों तथा कोमल भागों से रस चूसकर एक विशेष प्रकार का मधु स्रवित करते हैं, जिसके कारण पौधों पर फफूंद फैल जाती है तथा पत्तियां काली पड़कर सूखने लगती हैं। इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस कीट का रोकथाम करने के लिए इमिडाक्लोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फल चूसक कीट से भी परेशान रहते हैं। इसके वयस्क नींबू के बाग के निकट कुछ जंगली पौधों पर रहते हैं तथा प्रजनन करते हैं। ये प्रायः फल में छेद कर रस चूस लेते हैं, फलस्वरूप फल सड़कर गिर जाते हैं। इनके प्रबंधन के लिए नींबू के बागों के निकट जंगली पौधों को नष्ट कर दें, साफ सफाई रखें, प्रकाश फंदा का उपयोग करें, पकड़े गए वयस्क कीटों को नष्ट करें। 1 किलो गुड़, 60 ग्राम सिरका, 30 ml मालाथियान 50 EC का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन रोगों में से मुख्य रूप से सिट्रस कैंकर रोग देखा जाता है। इस रोग से पौधों की पत्तियों, टहनियों व फलों पर पीले और भूरे रंग के खुरदरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये रोग जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में होता है। तो क्या इस रोग के लक्षण एवं नियंत्रण उपाय हैं? आइए जानते हैं। अत्यधिक आक्रांत होने की स्थिति में पौधे पत्ता विहीन हो जाते हैं। गोलनुमा सड़ा हुआ धब्बा बन जाता है, जो बाद में बड़ा होकर भूरे रंग का हो जाता है। इसमें बरसात में ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे। इसके अलावा वीदर लीफ तथा फल का गिरना, यह भी बीजाणु हवा द्वारा बहाकर प्रसारित होने वाला बीमारी है। ये आक्रांत पौधे के अवशेष में जीवित रहते हैं। इस रोग के कारण नई कलियां सूख जाती हैं, मृत उत्तक पर काले रंग का धब्बा बन जाता है, फल अपरिपक्व अवस्था में ही पीले पड़कर गिर जाते हैं। इसके प्रबंधन हेतु ऊपर से सूखी टहनियों को तेज चाकू से काटकर हटा दें। इसके अलावा कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। निश्चित रूप से नींबू का फल बताए हुए कीटों एवं रोगों से सुरक्षित रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के पशुपालक राकेश कुमार ने। इनके एक पशु के थन में थनैला रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राकेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो है दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। दरअसल ये बीमारी जो है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस नाम का जीवाणु के द्वारा मुख्यतः होता है, परंतु आगे चलकर इसमें वायरस और फंगस भी लग जाते हैं, जिसके कारण से काफ़ी खराब स्थिति हो जाती है। कई बार पशुओं का थन में से दूध आना हमेशा के लिए भी बंद हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण जो होता है गंदे हाथों से दूध को दूहना और गलत तरीके से दूध निकालना, जिसमें कि अंगूठा लगाकर दूध निकालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अंगूठा लगाकर दूध निकालने से पशु के बाट में जो है गांठ पड़ जाती है और आगे चल के ये थनैला का रूप ले लेता है।
पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो जितना जल्द उपचार शुरू करेंगे, पशु का थनैला ठीक होने का संभावना उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके उचित मात्रा में एंटीबायोटिक की दवाएं, कुछ इंट्रामस्कुलर दवाएं और उसके अलावे कुछ जो है एंटी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवाएं, क्योंकि इस बीमारी में पशु को हल्का बुखार भी हो जाता है, तो उसके लिए भी दवाएं देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ पशु के बाट में भी सीधे औषधि प्रवेश कराया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। परवल की फसल में लगने वाले कीट रोग से सुरक्षा व उपाय। दुधारू पशुओं के लिए कैसे करें हरे चारे की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।